सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज जो है लेक्चर नंबर 6 जो है मोल कॉन्सेप्ट का हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद है? हाँ, स्टोक्योमेट्री पढ़ा था, है ना। तो स्टोक्योमेट्री को पढ़ा भी था और उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और साथ ही साथ हमने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा था, याद है ना। हाँ, तो अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम किसी भी रिएक्शन को जो कि नॉन रिडॉक्स हो आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का हेल्प लेकर हमने उसको प्रूफ किया था कि भाई जो भी एटम है रिएक्टेंट में वही एटम्स, उतना ही एटम हर एलिमेंट का प्रोडक्ट में होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद आज हम समझते हैं कि भाई हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स, मतलब मेटल कार्बोनेट्स को जब हीट करते हैं तो वो टूटता है या नहीं टूटता है, कौन से मेटल जो है टूटते हैं। तो एक्चुअली हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, है ना, पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा है। हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो मेटल है वो कार्बोनेट्स जो फॉर्म करते हैं, तो उनको जब हीट करते हैं तो वो कैसे ब्रेक होता है, ब्रेक होता है या नहीं होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर कार्बोनेट क्या होता है, CO3 यहाँ पे -2 होता है और लिथियम पे क्या होता है, +1 होता है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Li2CO3, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, Li2CO3। तो ये तो लिथियम कार्बोनेट हो गया। सिमिलरली ये सब क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट हैं। अब इनको जब हीट करके देखा गया तो पाया गया कि भाई लिथियम कार्बोनेट जो है ये ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, समझे ना। तो यानी ये थर्मली अनस्टेबल है, तभी तो हीट दिया टूट गया ना। अगर थर्मली स्टेबल होता तो हीट देने पे जल्दी नहीं टूटता, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बाकी जो सारे लोग हैं फर्स्ट ग्रुप के, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग नहीं टूटते हैं। लाइक ऐसा नहीं होता है कि पोटेशियम कार्बोनेट को हीट किया और पोटेशियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं। इट मीन्स what does it mean? It means sodium carbonate, potassium carbonate and rubidium carbonates are thermally stable। समझ में आ? तो ये तो कुछ कहानी रही फर्स्ट ग्रुप के साथ, जो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स के साथ, है ना, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि लिथियम कार्बोनेट जो है थर्मली अनस्टेबल है, टूट जाता है, और बाकी के जो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और रुबिडियम कार्बोनेट, ये लोग ब्रेक नहीं होते हैं। रिएक्शन में अगर इनके सामने हीट दे दे तो ये नहीं टूटते हैं, ये वही के वही रहेंगे जैसा पहले हैं। लेकिन ये भाई साहब टूट कर लिथियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। बात पक्का है? आगे बढ़े, किसी टाइप का कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए भाई सेकेंड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड ग्रुप में हमने क्या देखा, अब क्या देखा, हीट करके देख लिया। जब हीट किया इसको तो देखा गया कि भाई ये सब के सब, यहाँ तो एक ही टूटता था, ये सब के सब टूट जाते हैं। बेरियम ऑक्साइड अपने अपने ऑक्साइड में, मतलब मेटल ऑक्साइड में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो बेरियम ऑक्साइड बनता है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इसका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करूं तो पहले जो ग्रुप हैं उनके कार्बोनेट थोड़ा सा ज़्यादा थर्मली स्टेबल है और सेकेंड ग्रुप के थोड़ा कम है, समझे ना। इसीलिए तो ये सबके सब टूट जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो है ना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिएक्शन में ये नहीं देगा, ये मान लो ये रिएक्शन नहीं देगा कि स्ट्रोंशियम, मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसे बोल देगा कि हीट किया गया, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। वो बोलेगा नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना, ऐसे बोल सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और एक गैस फॉर्म हुआ जिसका मास 4.5 ग्राम है या 4.4 ग्राम है, यानी वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं। वेरी गुड।
तो ये सब पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट को जब हीट कर, देखो अभी तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ही बारे में बात हो रही है। जब आप 12th में जाओगे ना और वहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया जाएगा, समझ रहे हो ना। वहाँ हीटिंग जो है ना बहुत डिटेल में बताया जाता है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है ना उसको भी वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने छोटा चीज़ यहाँ पे लिखाया, जो एक छोटा पोर्शन है सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और वो भी कार्बोनेट, तो याद कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं। वेरी गुड, समझ भी लिया, याद भी कर लिया, अच्छी बात है। केमिस्ट्री में यही है, समझ भी लिया और याद भी कर लिया। चलो अब आएगा बाई कार्बोनेट। अब देखिए भैया, बाई कार्बोनेट की बात करूं, अगर कार्बोनेट की अगर बात किया जाए तो कार्बोनेट में CO3 और ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन बाई कार्बोनेट में एक H आ जाता है जिसके चलते एक ही चार्ज होता है माइनस, ठीक है। तो अगर लिथियम की बात करूं, इस पे प्लस चार्ज होता है 1। तो क्रिस क्रॉस मेथड 9/10 है कि नहीं, वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लिथियम HCO3 LiHCO3, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। और बाकी सोडियम NaHCO3 आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 आ जाएगा ना। हाँ, तो जिस तरह ये सब टूट जाते हैं उसी तरह ये भी टूट जाते हैं। इनको भी अगर हीट किया जाए ना, गर्म किया जाए थर्मली, तो ये क्या हो जाता है, ये भी टूट जाते हैं, ये भी ब्रेक हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वेरी गुड, मतलब कैसे याद रखेंगे। और मेटल ऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही, और चूंकि साथ में H भी है तो सोच लो और ऑक्सीजन वगैरह भी, हाँ तो H2O फॉर्म होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बाई कार्बोनेट में एक एक्स्ट्रा H2O फॉर्म होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि भाई बाई कार्बोनेट है ना, वो पहले ग्रुप का हो या दूसरे ग्रुप का हो सब टूट जाता है, लेकिन कार्बोनेट है ना सिर्फ दूसरे ग्रुप का पूरा टूट जाता है, पहले ग्रुप का नहीं टूटता है, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। तो ऐसे याद रखेंगे। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं तो फॉर्मूला तो यहाँ HCO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। इसको जब गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही फॉर्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, समझे क्या, तो क्या क्या बना वो आपको नहीं बताएगा, हाँ उस चीज का यूज कर लेगा लैंग्वेज में, समझे क्या, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस चीज से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, वेरी गुड। और हाँ, इस लेक्चर से हमारा मतलब मैं DPP जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ओके चलिए, तो पहले इसको लिखिए जल्दी खटाखट। ओके, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ओके चलिए तो सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, डेटा लिखना है, फटाफट डेटा लिखना है और टूट पड़ना है क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट हीटेड देन CO2 इज लिबरेटेड। CO2 इज लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, विच हैज 2.2463 लीटर एट STP, वेट परसेंटेज ऑफ MgCO3 एंड वेट ऑफ रेजिड्यू। मतलब ये पूछ रहा है कि जब एक यहाँ पे मेरे पास सैंपल है जिसमें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, दोनों को क्या किया, हीट किया, गर्म किया। ओके, तो उसके बाद में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमने क्या देखा था कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है थर्मली अनस्टेबल होता है, अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब चूंकि इस मिक्सचर में क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी है, वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, याद है ना। अब इसको गर्म करते हैं तो पहले ग्रुप में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड में, बाकी वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। मतलब जो भी हमारे पास सैंपल है उसमें ये जो है रिएक्ट मतलब हीट होकर
सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म करेगा। मतलब हमारे सैंपल में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ओके, और उड़ क्या जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो है ना वॉल्यूम दिया है 2.2463 लीटर। याद करो पुराने दिन, है ना, 22.4 22.4 लीटर, याद आ रहा है, हाँ 1 मोल होता है, तो 2.24 लीटर क्या हो जाएगा, 0.1 मोल एट STP। याद आ रहा है पुराने दिनों को याद करो, रिवीजन करो, समझे क्या। हाँ, तो यहाँ से हमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल मिला ना, अब देखो पहले रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, Mg CO3 CO3, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, मतलब जितना मोल ये होगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसका भी 1 है, तो जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उतना ही MgCO3 भी मौजूद होगा, समझे कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना आया, 0.1। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। वेट परसेंटेज ऑफ MgCO3, टोटल वेट क्या है, 10 ग्राम है ना, मिक्सचर का, किसका, मिक्सचर का, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, Mg 24 + 12 + 48 इंटू 0.1, मोलर मास इंटू टोटल मोल, इतना अमाउंट में है, इक्विवेलेंट लिख दिया, इक्वल टू लिखना सही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया 60, 84 इंटू 0.1 मतलब 8.4 ग्राम, समझे कि नहीं, 8.4 ग्राम है, तो 8.4 ग्राम कितने ग्राम में, 10 ग्राम में, इंटू 100 मतलब 84%। कितना आसान क्वेश्चन है, 84% क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी का बचा हुआ Na2CO3 ये कितना ग्राम है, 1.6 ग्राम है, समझे कि नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेट परसेंटेज ऑफ MgCO3, तो ये तो हो गया 84%, आसान है। चलिए दूसरा, वेट ऑफ रेजिड्यू, मतलब जो भी बचा उसका वेट, तो क्या क्या बचा, MgO बचा, ये तो भाई उड़ गए, Na2CO3 बचा, तो Na2CO3 क्या हो गया 1.6 और प्लस MgO, तो MgO का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16, तो 24 16 40 इंटू 0.1 मतलब 4 मतलब 5.6 ग्राम वेट ऑफ रेजिड्यू। यस, 5.6 ग्राम जो है ना वो बच गया है। उसमें कौन कौन है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसमें सोडियम कार्बोनेट है, समझे कि नहीं, वेरी गुड। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको मतलब ये भी दिमाग में रखना होगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना या सोडियम कार्बोनेट ये कब टूटते हैं, कौन नहीं टूटता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब वो ध्यान में नहीं रहेगा, वो याद नहीं रहेगा, तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि MgCO3 जो है Mg और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़े क्या, ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, 4 मिनट टाइम है, 3 से 4 मिनट टाइम है अगर जल्दी करना है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी टाइम लगाते हो ना तो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगता है फिर भी आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2.6 ग्राम मिक्सचर ऑफ C4H8। C4H8 इसको कौन नहीं जानता, 10th क्लास में हम पढ़े रहते हैं, ठीक है। इसको ब्यूटीन बोलते हैं। और C4H10 ये सब, ये अल्कीन है, वो अल्केन है, वो ब्यूटेन है एक्चुअली। वाज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली किसी चीज को अगर बर्निंग करना हो तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। 8.8 ग्राम ऑफ CO2। हाँ, अल्केन हो या अल्कीन हो, अगर आप इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ, 4.14 ग्राम। वाटर कितना फॉर्म हुआ, 8.8 ग्राम ऑफ CO2। CO2 जो फॉर्म हुआ
वो 8.8 ग्राम फॉर्म हुआ, और वाटर जो फॉर्म हुआ वो 4.14 ग्राम फॉर्म हुआ। ठीक है। चलिए H2 इज ऑब्टेन्ड, कितना 4.14 ग्राम। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन इन ओरिजिनल सैंपल, मतलब ये ब्यूटेन जो है ये कितना परसेंट है। 2.4 ग्राम सैंपल जो है वो किसका किसका है, ब्यूटेन का है और ब्यूटेन का है। देखिए ध्यान से, तो अब मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि रिएक्शन लिखना और उसके बाद में मोल कितना होगा, कैसे होगा, ये फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, मुझे ब्यूटेन फाइंड करना है, तो चलो C4H10 लिख देता हूँ। अगर इसको आप बर्न करते हो, जलाते हो, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तो क्या फॉर्म होता है, CO2 और H2O। देखो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है। यहाँ पे है ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करे क्या। सर आपने जो बताया था ना ABCD, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और कहीं कहीं पे है ना ये CXHY X+Y/4 ऐसे दिया रहता है, तो वो करे या ये करे। तो देखो मेरा क्या मानना है, अगर आपको करेक्ट जाना है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो PUAC लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो गया है, समझे ना, और जो है रिएक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सिंपली वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि ये नहीं बताया जाता है कार्बन को पहले बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को। तो वो कर लो ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब देखना जरा ध्यान से, इसको बैलेंस करने के लिए हम अलग से चौक यहाँ पे यूज करते हैं। देखो कार्बन को बैलेंस किया तो 4 आ गया यहाँ पे, वेरी गुड। हाइड्रोजन को बैलेंस किया, इधर 10 है तो उधर 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। देखिए अब ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन अकेला भी है तो आसान हो जाता है। देखिए कैसे, इधर जो है 8 ऑक्सीजन, इधर 5, 13 हो गया ना, इधर 2, तो 13/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ 13 ऑक्सीजन बचेगा। समझे कि नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ये जो है उसी तरह हम क्या करेंगे, C4H8 जो है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेम प्रोडक्ट बनता है। समझे क्या, अल्कीन हो या अल्केन हो, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। अब किस किस मोल, मतलब कितना मोल बनेगा, ये डिपेंड करता है, रिएक्शन के बैलेंस करने से आपको पता चल जाएगा। 4 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन दे दो। चलो उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 8 है तो इधर 4 कर दो, 8 हो गया हाइड्रोजन, वेरी गुड। इधर ऑक्सीजन 4 और 8 ऑक्सीजन 12 हो गया, तो इधर 6 लिख दो है कि नहीं। अब देखना जरा ध्यान से, तो हमने जो बेसिक काम है ना वो तो कर दिया। अब बेसिक काम के बाद क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं। चलिए 2.6 ग्राम मिक्सचर ऑफ C4H8, मतलब इन दोनों को मिलाकर 2.6 ग्राम है, और टोटल अमाउंट ऑफ CO2 दिया हुआ है 8.8 ग्राम, और साथ में H2O भी दिया हुआ है। तो हम किसी भी एक को लेकर चलेंगे ना तो आंसर आ जाएगा समझे कि नहीं। दूर दृष्टि को अगर सोचोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आगे बढ़ोगे ना, तो फिर पीछे आकर देखोगे, अरे यार हाँ बहुत आसान था। देखना इसको x मानो, तो ये भाई साहब खुद ब खुद 2.6 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 2.6 ग्राम है। ओके, अगर ये x है, ये 2.6 माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है कितना हुआ है, देखो CO2 जो है यहाँ पे 8.8 डिवाइडेड बाई 44, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 0.2 मोल है, समझे कि नहीं। 0.2 मोल CO2 फॉर्म हुआ है। अब इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद में क्या दिया है, 4.6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x ग्राम दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है, तो ये कितना मोल हुआ, ये कितना मोल हुआ। देखिए इसका अगर मोल निकाले,
निकाल लिए। तो अगर ये 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल है, उसी तरह ये 1 मोल है तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले C4H10 निकालते हैं। 12 चौका 48 58 58, तो इसका 58 ग्राम मोलर मास हो गया, x/58 इतना मोल ये है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना हो गया? मोल ऑफ CO2 मोल जो भी है इन फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा? x/58, ये इतना मोल है और उसका 4 गुना वो है। तो पहले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल है, टोटल मोल, वो कितना है? 4x/58। उसी तरह इसकी बात करें तो ये जो है C4H8 कितना है? 2.6 माइनस x ग्राम है ना। तो इसका मोलर वेट निकालो, मतलब कितना मोल होगा अगर इतना ग्राम है तो 2.6 माइनस x डिवाइडेड बाई इसका 12 चौका 48 8 56, 2.6 माइनस x अपन 56, तो इसका मोल निकाल लिया। अगर ये 1 मोल है तो ये 4 मोल है। इसका मतलब अगर ये 2.6 माइनस x अपन 56 मोल है तो उसका 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मोल सेकेंड रिएक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड मोल फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2.6 माइनस x डिवाइडेड बाई 56 इंटू 4। तो दोनों से हमने मोल निकाल लिया ना कि इस वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है, सेकेंड वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है। तो टोटल मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बोथ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? 4x डिवाइडेड बाई 58 प्लस 4 इंटू 2.6 माइनस x डिवाइडेड बाई 56, और ये दोनों मिलकर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8.8 ग्राम ऑफ CO2, मतलब कितना मोल? 0.2 मोल है, अभी निकाला था 0.2। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, और जब x का वैल्यू आ जाएगा तो वो C4H10 यानी कि ये ब्यूटेन कितना ग्राम है वो आ गया। तो आसान है ना। देखो कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ लोग क्या करेंगे, H2O से जाएंगे, मतलब H2O का मोल निकालेंगे और वहां से इसका पहले मोल निकालना होगा ना, है ना। 4.14 ग्राम कितना मोल हुआ, तो इस रिएक्शन में H2O कितना फॉर्म हुआ मोल, इस रिएक्शन में H2O कितना फॉर्म हुआ मोल, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मोल निकाल कर ऐड कर देंगे, तो दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चेक करें कि यहाँ से जो x आ रहा है क्या वहाँ से भी वही आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करना होता है। ठीक है, अगर आपका वही आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सर वो H2O से भी वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। और आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे DPP शुरू कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे, आपका प्रैक्टिस होगा। टाइमली सॉल्व करना है, ठीक है। घर बैठे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और JEE एडवांस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। अगर आप JEE एडवांस प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, किसी अदर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन आपको डेप्थ में चाहिए मोल कॉन्सेप्ट, तो भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़े क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। है बहुत ही आसान, लेकिन चूंकि हमें कंप्लीट करना है मोल कॉन्सेप्ट को, डेप्थ में पढ़ना है, तो हर चीज़ को जानना है, तो एक आसान कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेते हैं ताकि आपको लगे नहीं कि भाई वहाँ देखा था, ये ऐसा था, आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, व्हेन टू रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स जो भी हो सकता है, रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है ना कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हो तो वाटर तो बनता ही है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है कि नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, आपने सुना भी होगा कहीं पे कि अगर ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा है तो CO2 फॉर्म होता है, कम अमाउंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्म मतलब बनने का प्रोबेबिलिटी है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की भी प्रोबेबिलिटी है। सोडियम और ऑक्सीजन मिलते हैं, है ना, ये और ये भी बन सकता है। जब सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं तो SO2 और SO3 ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, मजा आएगा आपको, देखिएगा। तो अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जो है हाफ O2 तो CO2, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए रिएक्शन को ऑब्वियसली बैलेंस जब करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 1 O2 हो जाएगा और 2 CO2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। C+O2 CO2 बैलेंस्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे C हाफ O2 CO हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ओके नाउ अब ध्यान से देखिए, अगर ये सिचुएशन एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का मोल, देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, हाफ है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 1 है। बात समझ में आई, वेरी गुड। जब बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ गया ऑक्सीजन का मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, पक्का कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। उसी तरह यहाँ 1 मोल अगर, देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, मेरा मतलब है कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो अगर ऑक्सीजन 1 मोल आ गया तो उस केस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हाफ मोल आ गया तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उससे समझ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन का मोल हाफ मोल से कम हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, कम मात्रा है ना यार, बहुत कम मात्रा है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो कुछ बच भी सकता है, समझे कि नहीं, रिएक्शन जो है बच भी सकता है, डिपेंड करता है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये है तो ये बच जाएगा, ये है तो वो बच जाएगा, ये आपका काम है कैलकुलेट करना। ठीक, अगर ऑक्सीजन का जो मोल है जस्ट इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ गया तो भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड ही फॉर्म होगा। वो तो पहले ही बता दिया कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के 1/2 हाफ मोल आता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हाफ मोल से कम आता है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाफ मोल से ज़्यादा आएगा और 1 मोल से कम आएगा, देखो यहाँ पे, तो दोनों फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा और वो भी फॉर्म होगा। 1 मोल के इक्वल आ जाएगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट 1 मोल से ज़्यादा आ जाएगा तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो है रिएक्शन ऑक्सीजन बच जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कम हो गया मोल यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, 1/2 मोल से कम हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, 1 मोल से ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एग्जैक्टली हाफ मोल हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एग्जैक्टली 1 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और 1/2 और 1 के बीच में आ गया तो दोनों फॉर्म होगा। तो ये तो क्लैरिटी आई होप आपको आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, है ना, मजा आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपको देखना है, डेटा जल्दी लिखना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, 4 मिनट 5 मिनट जो भी लगे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मजे लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म Na2O and Na2O2, अभी तो बताया था ना। हाँ, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर ऑफ 4.6 kg ऑफ सोडियम इफ, हाँ मिक्सचर if 4.6 kg ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 1792 लीटर ऑफ O2। तो ये तो पता चल गया ना कि भाई मोल्स ऑफ सोडियम कितना है, मोल्स ऑफ सोडियम कितना है
4.6 kg, तो इतना आ जाएगा 23, मतलब 200 मोल्स। सोडियम कितना है? 200 मोल्स है। और ऑक्सीजन 792 लीटर, O2 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब STP की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 792 डिवाइडेड बाई 22.4, जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाएगा 0, 22 4, 8 चुका 32, हाँ 80 मोल्स हो जाएगा। तो ये तो बात पक्का हो गया कि सोडियम का मोल कितना है, और ये सब जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 80 मोल। तो एक काम करते हैं, दोनों रिएक्शन को लिखेंगे और उसके बाद मजे करेंगे। देखिए सोडियम जो है, ध्यान से, कलर एक और डिफरेंट, हाँ अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ये रिएक्ट करेगा O2 से, तो क्या बनाएगा? Na2O बनाएगा। तो ये काम करते हैं, बैलेंस करते हैं, 2 इसको लिखते हैं और हाफ यहाँ पे देते हैं। तो एक तो रिएक्शन ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, फिर वही सोडियम जो है रिएक्ट किया O2 से अलग तरीके से। इस बार क्या बना? Na2O2 बन गया। ठीक है, बैलेंस करेंगे अभी, Na2O2, तो 2 यहाँ दे देंगे, 2 यहाँ दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं, अब देखिए सोडियम का तो अमाउंट दिया हुआ है ना, हाँ तो सोडियम का अमाउंट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो सोडियम का जो यूज हुआ है, एक और कलर लाते हैं भाई, इसमें जो सोडियम का यूज हुआ है वो X हुआ है, तो इसमें सोडियम का अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 मोल। इसमें अगर X मोल है तो दूसरे वाली रिएक्शन में 200 - X मोल यूज हुआ होगा। बात समझ में आई? एकदम क्लियर है। चलिए ऑक्सीजन जो है, चलिए अब ध्यान से देखना है आपको, अगर ये 2 मोल है ना, तो ये 1/2 मोल ऑक्सीजन यूज होगा O2, और ये क्या है? 1 मोल यूज होगा। ये बात पता है ना? उसी तरह ये 2 मोल है तो O2 कितना है? 2 मोल है, और ये Na2O2 है 2 मोल है। तो उसी हिसाब से, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या मैं, देखिए ये 2 जो है ना, 2 को 1/4 से डिवाइड करो। ये 1/2 क्या है? 2 को 4 से डिवाइड करो, तब जाकर ये 1/2 है। मतलब ये 2 मोल है तो इसका 1/4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। तो अगर ये X मोल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि X/4 मोल O2 आया होगा? वेरी गुड, समझे क्या? और ये X/2 आया होगा, ऐसे ही लिख दिया। उसी तरह अगर मैं बोलूं ये 200 - X है, सॉरी ये 1 होगा, एक मिस्टेक हो गया, ये O2 है ना, ये 1 होगा यहाँ पे। तो अगर ये 2 मोल सोडियम है तो 1 मोल O2 होगा कि नहीं? तो उसी तरह अगर यहाँ पे 200 - X मोल सोडियम है तो O2 का इस वाले में क्या हो जाएगा? इतना डिवाइडेड बाई 2 मोल हो जाएगा, और ये भाई साहब ये भी हाफ हो जाएंगे, 2 1 1, तो ये पूरा कंप्लीट, उसका हाफ और ये भी इसका हाफ, 200 - X/2। अब जो चीज़ दिया है इंफॉर्मेशन में, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और इक्वेशन बनाकर आंसर लाना है। क्या दिया है? एक तो दिया था कि X और 200 - X, तो यहाँ से मैंने एक तो यूज कर लिया। दूसरा दिया है कि वाटर, ये O2 जो है ना, उसका अमाउंट कितना है? 80 मोल्स है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से X/4 मोल आया O2 का। यहाँ देखिए 200 माइनस दूसरे रिएक्शन से 200 - X/2 आया मोल O2 का, और ये दोनों O2 का मोल हो जाएंगे कितना? 80 के इक्वल हो जाएंगे। हो गया ना, X आ गया, मतलब सोडियम का अमाउंट आ जाएगा इस रिएक्शन में, और इसमें 200X माइनस, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 2X 400 माइनस X इक्वल टू 8 चुका 32, 2 400 माइनस 2X कितना हो जाएगा? माइनस X/4 प्लस ये X कितना आ जा रहा है? X 80 आ जा रहा है, X जो है 80 आ जा रहा है। मतलब इस वाले रिएक्शन में, पहले वाले जिसमें Na2O फॉर्म हो रहा है,
उसमें जो है सोडियम का जो अमाउंट है वो 80 मोल हो जा रहा है। तो दूसरे में कितना हो जाएगा, इसमें 120 मोल्स हो जाएगा। क्या निकालना कहता है, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर। सिंपल सी बात है। तो फाइनल मिक्सचर में अगर मैं बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि Na2O जो है ना x/2 है, मतलब 40 मोल है, और Na2O2 जो बना है वो 200 माइनस x मतलब 120 60 मोल, 60 मोल्स जो है Na2O2 है। तो है ना सिंपल। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, आगे आंसर, आगे बढ़े। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और अब सीखते हैं POAC यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे, याद है? हाँ, तो जब रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे तो वहां मैंने समझाया था कि रिएक्टेंट साइड ईच एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, प्रोडक्ट साइड भी उसी एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ एटम होते हैं। मतलब एटम नया नहीं हो जाता है, एटम किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, बस उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। समझे ना, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब हम POAC की बात कर रहे थे जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट रिमेन्स कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। जितने एलिमेंट है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट साइड है। तो इसको जब मैं हीट किया ना तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो कैल्शियम जो है, इधर भी कैल्शियम है, इधर ऑक्सीजन है तो उधर भी ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है उधर भी कार्बन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक नया आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन जब रिएक्टेंट साइड है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, लल्लू लाल बात है। चलो दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि जितना नंबर कैल्शियम का लेफ्ट साइड है उतना नंबर इधर होगा, जितना नंबर ऑक्सीजन इधर है उतना ही नंबर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी होगा। या ऐसे इसको बोल सकते हैं, जितना मोल कैल्शियम का इधर साइड है रिएक्टेंट साइड, उतना ही मोल प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम का होगा। जितना मोल यहाँ पे कार्बन का है लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड, उतना ही मोल यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी कार्बन का भी मोल होगा। जितना मोल ऑक्सीजन एटम का है लेफ्ट साइड, उतना ही मोल ये और ये दोनों मिलाकर होंगे। तो है ना, यही तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। सिंपल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? POAC बोलते हैं। करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है ऐसे, तो इसको ऐसे मतलब बोल सकते हैं, अगर मैं POAC कैल्शियम पे लगाऊं, बहुत आसान है। आपको लगेगा कि यार इतना आसान मैं क्यों समझा रहा हूँ, समझाना पड़ता है। ठीक है, देखो मोल्स ऑफ कैल्शियम, अगर मुझे लगाना है POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन किस पे? कैल्शियम पे। तो इसको कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन COA3 इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि उसमें तो कैल्शियम है ही नहीं। तो जितना कैल्शियम का मोल इसमें होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में होगा, उतना ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड में होगा, है कि नहीं? चलिए भाई दूसरा पॉइंट, अगर तुम चाहते हो कि भाई ऑक्सीजन पे लगाते हैं क्या? POAC, ठीक है, तो लगाओ। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन एटम का जितना मोल है उतना ही मोल इसमें भी है, ऑक्सीजन एटम का प्लस इसमें है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ दो पार्ट में बट गया है। तो यहाँ जितना मोल है ना वो इसमें और इसमें, ये दोनों ऑक्सीजन जो है ना, जैसे ऑक्सीजन इसमें भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इसमें भी प्रेजेंट है, तो इसमें जितना ऑक्सीजन का मोल होगा प्लस इसमें जितना ऑक्सीजन का मोल होगा, ये दोनों मिलाकर इसमें जितना ऑक्सीजन का मोल होगा एटम का। सिंपल बात है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप कार्बन पे लगाना चाहते हो तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, इधर किस में है? इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन CO2, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं। तो बहुत ही लल्लू लाल है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से, आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ऑक्सीजन O2 निकालना हो
मतलब ऑक्सीजन एटम की बात किया ना, आप O2 पे भी सोच सकते हो, मतलब मॉलिक्यूल के भी। तो O2 इसमें कितना मोल है, O2 इसमें इक्वल टू O2 इसमें मोल प्लस O2 इसमें मोल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके लिए PUSC बहुत आसान हो जाएगा, वैसे आसान ही है, टफ नहीं है। चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अगर आपको आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो भी बन जाएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है। देखिए कैसे, 55.2 ग्राम ऑफ K2CO3 was reacted by a series of reagent, convert all the carbon to इतना। हाँ, तो 55.2 ग्राम जो है K2CO3 है। पहले आप ट्राई करना है इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी लगता है, सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, समझे कि नहीं। और आप चेक कर सकते हो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो। ओके ना, ये जो K2CA3 है पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका अमाउंट कितना है 55.2 ग्राम। वो क्या है ना, उसका रिएक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे चीज़ों से रिएक्ट करके क्या बन रहा है, K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस। एक डरावना सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना JEE एडवांस में, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। तो आप समझा करो, क्वेश्चन से डरना नहीं है, फाइट करो। आप ये टेम्परामेंट बनाकर चलो कि कितना भी हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, अपन बना लेंगे उसको, ठीक है। आप क्वेश्चन पे है ना, प्री डिटर्मिनेशन है ना माइंड का, उसको डोमिनेट कराओ। आप क्वेश्चन से डोमिनेट मत हो जाओ, समझे ना। हाँ, तो क्वेश्चन को खुद पे डोमिनेट होने मत दो, ठीक है। भले नहीं बने, अटेम्प्ट मारो 2 बार 3 बार, है कि नहीं। चलिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का, ये जो भी प्रोडक्ट बना है, इसका वेट फाइंड करना है। मैंने देखा यार इसका वेट कैसे फाइंड करें। हाँ, एक चीज दिया हुआ है, इसका मोलर मास दिया है 698 दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास जो दिया हुआ है वो 698 दिया हुआ है, तो अब सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वेट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करें यार, वेट कितना वेट है। अगर यहाँ पे इसका मोल दिया रहता है ना, तो आराम से फाइंड करते हैं, मोल इंटू मोलर वेट, मोल इंटू मोलर मास या वेट जो भी बोलते हैं, लेकिन मोल्स नहीं पता है। हाँ, अब फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखना। वाज रिएक्टेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट कन्वर्ट्स ऑल द कार्बन टू इतना। तो इसमें के जितने भी कार्बन मौजूद थे ना, वो सब के सब इसमें मौजूद हैं। हाँ, अब दिमाग लगाया, अरे भाई तो जितना मोल इसमें कार्बन है, उस पूरे रिएजेंट जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसमें भी उतना ही मोल होगा, है ना। अब कॉमन सेंस का यूज करेंगे, POC का, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। देखना जरा, K2CO3 जो है, इसमें जितना कार्बन का मोल है उतना ही K2CO3 है कि नहीं। हमने इसके बारे में तो चर्चा किया है ना, ठीक है। और पोटेशियम का 2 गुना है, समझे कि नहीं। तो अगर मैं मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3 फाइंड करो तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले गिवन वेट कितना है 55, और किसके रेफरेंस में, उसके मोलर वेट के रेफरेंस में लेते हैं, यही होता है मोल। तो मोलर वेट कितना हो जाएगा 99 इंटू 2 + 1, ये होता है सोडियम का, मतलब 39 हो जाएगा। एक का यहाँ 2 है ना, तो 78 हो जाएगा, और कार्बन 1 है ना 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 48 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ओके, ये 138, तो इतना मोल जो है यहाँ पे कार्बन है। अब यही कार्बन यहाँ है, तो ध्यान से देखो, अब दिमाग लगाना है। कार्बन का यहाँ पे जो भी मोल है, देखो कार्बन कितने से मल्टीप्लाई है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, यहाँ 6 इंटू 1 कार्बन इंटू 2, मतलब 12। यहाँ 12 कार्बन है। एक फॉर्मूले में देखो ना 12 कार्बन है, तो डरना नहीं है कि जिंक है, आयरन है, नाइट्रोजन है, भाड़ में जाइए, समझे कि नहीं। आपको समझना है कि भाई जो मोल यहाँ पे कार्बन होगा वही यहाँ पे भी होगा,
है ना। अब जैसे अगर मुझे कार्बन का मोल पता है तो K2CA3 का भी तो मोल पता है ना, 1 मोल, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 12 कार्बन है, कार्बन कितना है, 6 दूना 12 कार्बन है। तो अगर यहाँ 12 मोल कार्बन एटम होते, ये 12 मोल कार्बन होता तो ये 1 से ही तो मल्टीप्लाइड है ना पूरा प्रोडक्ट, ये 1 मोल होता। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो चलिए वहां पे मान लेते हैं प्रोडक्ट जो है ये x ग्राम है, तो इसमें मोल्स ऑफ कार्बन इन जो भी ये प्रोडक्ट है इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना मोल होगा बताओ। जो भी मोल होगा ना इसका मोल क्या हो जाएगा, x ग्राम अपॉन 698 इंटू 12, इसके 12 गुना मोल होगा, समझे कि नहीं। हाँ, तो उसमें जितना मोल है, अब कार्बन की बात कर रहा हूं मैं पूरा, इसमें कार्बन कितना मोल था 55.2 अपॉन 138, क्या उतना ही उसमें भी होगा, x अपॉन 698 इंटू 12। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, ये कितना वेट है, कितना इसका मास है, आराम से निकल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगा होगा, समझे कि नहीं। तो आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इधर उधर, और ये दिमाग लगाते लगाते आप बड़े बड़े कठिन से कठिन, टफ से टफ प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे जब बारी आएगी तो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच गैस इन लीटर विल बी प्रोड्यूस्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वाज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आप याद रख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर रिलीज कराता है। जैसे यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, एडिपिक एसिड बहुत सारे हैं ना, वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। तो चिंता करने वाली बात नहीं है कि भाई ऑक्जेलिक एसिड याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रिक बताया जाता है, एक सीरीज होता है ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, है ना, वो आराम से याद हो जाएगा, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लीजिए ऐसे रिएक्शन इसे दिया हुआ है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, तो इससे जो है कितना, हाउ मच गैस इन लीटर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो गैस CO भी प्रोड्यूस हो सकता है, CO2 भी प्रोड्यूस होता है, ये क्या है, दोनों गैस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास क्या होता है। तो अगर इसके मोलर मास की बात करूँ तो 32 1 33 और ये 33 और 12 45 इंटू 2 90 ग्राम हो गया, है ना। इसका मोलर मास होता है 90 ग्राम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, मोलर मास मैंने यहाँ पे लिखा है 90 ग्राम। ओके, अब चूंकि ये 9 ग्राम तुमने लिया है तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, इसका अगर मोल्स बताऊं तो गिवन 9 ग्राम अपॉन 90 मतलब 0.1 मोल है। क्या है, 0.1 मोल यहाँ पे रिएक्टेंट में दिया हुआ है। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस है, क्या 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब रिएक्शन जो है पहले से बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर ये ये क्या है, टोटल 0.1 मोल है, तो ये भी क्या है, ये भी 0.1 मोल है, ये भी क्या है, ये भी 0.1 मोल है। तो गैस की बात करूं तो 0.1 मोल है, ये 0.1। अब लीटर में पूछा है, समझे कि नहीं। हाँ, तो 22.4 लीटर याद 1 मोल के लिए होता है, तो 22.4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.2, क्योंकि 1 मोल ये है, 1 मोल ये है। 1 मोल कोई भी गैस है ना,
एक्चुअली आइडियल गैस की बात होती है, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पे कितना दिया है 0.1 प्लस 0.1, यहाँ पे कोई और H2 भी रहता है ना तो भी हम दोनों ऐड कर देते हैं, समझे कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया, ओके 4.48 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कब? जब उसको ट्रीट किया जाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 से। ये क्या कराता है, ये पानी रिमूव कर देता है और साथ ही साथ इस वाले रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। क्वेश्चन आसान था ना, ओके समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ के बाद हम देखने वाले हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, जो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है ना। तो उसमें पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत आ जाता है, वहाँ पे दिक्कत क्यों आ जाता है आपको पता चलेगा। एक्चुअली वो आसान होता है, अगर आप अच्छे से समझ गए तो वो काफ़ी आसान है। चलिए तो उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम सीक्वेंशियल रिएक्शन को। है बहुत ही आसान टॉपिक, ठीक है, जितना भी हम अभी तक समझ चुके हैं उनके बेसिस पे इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सीक्वेंशियल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ, कुछ प्रोडक्ट बना। अब जो प्रोडक्ट बना ये किसी दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट का काम करेगा, समझे कि नहीं। तो यही होता है सीक्वेंशियल रिएक्शन, इज यूज्ड एज रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर एक करा दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फंडा क्या है, आसान होता है, देखना कैसे। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म फ्रॉम FeH2, मतलब FeH2 है और H2SO4 अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, रिएक्शंस यहाँ पे लिखना चाहिए। इफ 12 ग्राम ऑफ FeH2 इज टेकन, मतलब मुझे इसका वेट निकालना है, किससे, FeH2 12 ग्राम दिया है। अब देखिए रिएक्शन पहले जो है ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। क्या यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, तो रिएक्शन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके 2 हो जाएगा। पहले रिएक्शन दूसरे कलर से बैलेंस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 सल्फर हो गया, इधर भी 2 सल्फर हो गया, आयरन 1 है, ऑक्सीजन देखिए उधर कितना है 4 1 5 है, तो यहाँ 5/2 ऑक्सीजन हो जाएगा। इसको यार कलर दूसरा अच्छा वाला 5/2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हो गया, बैलेंस हो गया, बिल्कुल सही। दूसरे रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। यहाँ SO2 सल्फर को बैलेंस किया, सल्फर बैलेंस है, उधर 3 है, इधर कितना है 2 2 4 है, उधर 3 है, तो ये 1/2 लिख देता हूँ, 2 और 1 3 हो गया, सही है, ओके। यहाँ देखिए SO3 जो है यहाँ ये 1 रखा ताकि आसान होता है, थोड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 ये 1 और ये 2 ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SO3 है, सल्फर इधर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 1 4 है, 4 है, ये तो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो है ना 12 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, देखिए इसमें क्या होता है ना, एक कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन कंपाउंड होता है जो दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। FeH2 में देखिए FeO और SO2 बना, इस रिएक्शन में SO2, ये जो SO2 जितना फॉर्म हुआ है ना वही SO2 उतना ही मोल, उतना ही अमाउंट दूसरे रिएक्शन में भी यूज होता है। देखिए यहाँ SO3 बना, अब सिर्फ यहाँ SO3 बना और यही SO3 जो भी SO3 फॉर्म हुआ है ना वो इस रिएक्शन में यूज होता है। तो यही सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है, समझे कि नहीं। एक में प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट का काम किया, फिर यहाँ दूसरे में प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट तीसरे में रिएक्टेंट का काम किया। आगे भी हो सकता था, तीसरे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो चौथे रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करेगा। है ना आसान बहुत। चलिए भाई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ 90% कभी कभी दिया रहेगा। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, एक सब में 100% दे देता या नहीं लिखता तो ऑब्वियस सी बात है 100% एल्ड ऑफ द रिएक्शन होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको इससे समझ लेना है कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, समझे कि नहीं। मतलब अगर 1 मोल FeS2 है तो 2 मोल SO2 फॉर्म होगा, 2 मोल SO2 अगर यहाँ पे है फॉर्म होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया।
अगर ये 1 मोल है तो ये SO3 भी 1 मोल है। अब चूंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि अगर ये 2 मोल है, इसका मतलब ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल है। तो SO3 यहाँ 2 मोल है तो H2SO4 भी 2 मोल है। कॉमन सेंस की बात है, समझे कि नहीं? ओके, लेकिन यहाँ 90% एल्ड है। तो सबसे पहले FeS2 के बारे में बात करते हैं। FeS2 तो ये 56 प्लस 64 10 12 120। ओके, तो 120 इसका मोलर मास होता है, कितना है? 12 ग्राम दिया है, तो मोल कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 120, मतलब हो जाएगा 0.1 मोल। बात को समझिए, 0.1 मोल मतलब ये 0.1 मोल है। तो ये भाई साहब कितने हैं? SO2, क्योंकि इसी के साथ ना चलना है हमें। SO2 अमाउंट हो गया, SO2 हो गया 0.2 मोल हो गया। कब? जब 100% एल्ड होता तो, लेकिन यहाँ 90% है, इसीलिए जो भी है यहाँ पे 0.2 का 90% ही लेंगे। यहाँ पे 0.18 आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, तो यहाँ जो मोल फॉर्मेशन हुआ SO2 का वो 0.18 मोल फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 1 मोल होता तो SO3 भी 1 मोल फॉर्म होता, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, यानी अब ये इस रिएक्शन से हमें पता चला है कि 0.18 मोल है। तो इस रिएक्शन में अगर ये 0.18 है तो ये भी 0.18 है ना? आसान, वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, फिर बोल रहा है कि यील्ड परसेंट क्या है? 90% है, मतलब बनता कितना? 0.18, लेकिन उसका क्या बना? 90% बना। तो 9 72 7 9 7 16, 0.162 इतना मोल फॉर्मेशन हुआ SO3 का। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो उतना ही SO3 यहाँ पे भी है। SO3 जितना यहाँ है उतना ही अगर 1 मोल है तो H2SO4 भी क्या होगा? 1 मोल ही बनेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये भाई साहब कितने मोल है? 0.162 मोल है। इस रिएक्शन से हमें पता चला, एल्ड 90% को लेते हुए। ठीक है, यानी 0.162 ये मोल है, 0.162 ये मोल है। तो ये भी 100% अगर एल्ड होता तो 0.162 इतना मोल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन 0.162 का 90% ही होगा ना, है कि नहीं? 9 दूना 18, 5 54, 1 55, 5 9 5 14, 0.1458 इतना मोल होगा। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना? कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, है ना? इतना इंटू इतना इंटू इतना करते जाओ, लेकिन वो थोड़ा सा रट्टा टाइप हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का यूज किया और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो फास्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि देर लगेगा, लेकिन नहीं, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या फाइंड किया कि ये जो है 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है। हाँ ठीक है, तो इस 0.1 मोल की सहायता से ये निकाला, फिर इसका निकाला, ये सब कंसीडर करते हुए, और फाइनली हमने क्या पाया कि H2SO4 जो है वो 0.1458 मोल है। तो अगर मान ले पूछता है, क्या पूछता है? फाइंड कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4, तो मोल पता चल गया। H2SO4 का मोलर मास आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करके 16 चौका 64, ये 32 और 2 34, 98 को मल्टीप्लाई कर दो इस मोल से, मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करने पे गिवन वेट आ जाता है। समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। समझे कि नहीं? अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन जो है ना, वैसे है आसान, टफ नहीं है। समझे कि नहीं? इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लोगे, अगर आपने सारे चीज़ों को फॉलो किया है तो, जो जो मैंने चीज़ें बताई है। ओके, तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई सीक्वेंशियल रिएक्शन का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा क्यों। NH3O2 है, यहाँ NO बना है और H2O है।
अब ये जो प्रोडक्ट बना है NO और H2, इसमें NO जो है यहाँ पे है ना, एक प्रोडक्ट जो बना है वो दूसरे रिएक्शन में वो रिएक्टेंट बन गया है, फिर यहाँ पे NO2 जो प्रोडक्ट बना है ये तीसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट बन गया है। तो क्वेश्चन जो है ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का है। वेरी गुड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। पहले देखिए कुछ तो दिया होगा, हाँ, कैलकुलेट वेट ऑफ NH3, मतलब ये NH3 का हमें वेट पता करना है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं दिया है, जनरली नहीं दिया रहेगा, याद रखना, तो आपको बैलेंस करना होगा, खटाखट बैलेंस कर लेना। ओके, कैलकुलेट वेट ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम ऑफ HNO3, मतलब HNO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1134 ग्राम है। अब जैसे ही ग्राम वगैरह दिया रहता है ना, तो आपको तो पता है ना भाई, मोल्स में हम डील करते हैं, तो खटाखट HNO3 का मोलर मास निकाल लो। कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 और 16 3 48, 8 5 13, 8 5 13, 4 1 5 1, 63 ग्राम है ना। HNO3 का जो मोलर वेट है वो हो गया 63 ग्राम। अब डिवाइड करो, 1134 डिवाइडेड बाई 63, अब ये डिवाइड करोगे तो आपको 18 आएगा। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जो आपको HNO3 जो मिल रहा है वो 18 मोल्स ये आपको मिल रहा है। बहुत ही आसान है, देखना कैसे। अगर ये अभी ऐसा रिएक्शन दिया है, कहीं पे 90 100 ये सब कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एल्ड जो परसेंटेज है वो 100% है। वेरी गुड। अब उसको कंसीडर करते हुए अगर हम चलेंगे, देखना जरा, अगर ये 2 मोल है तो NO2 कितना है, 3 मोल है। अब वो 1 मोल है तो ये 3/2, तो वो कितना है 18, तो मतलब 3/2। देखो फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप आदत डालो ताकि मैं कोई भी फास्ट कैलकुलेशन करूँ तो आपको समझ में आए, है ना। ये 3/2 इंटू 18, तो एक्चुअल में NO2 का जो अमाउंट हो जाएगा 27 मोल हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे, हाँ, वेरी गुड। अब देखिए ये 3 जगह NO2 का यहाँ पे कितना मोल है, जब यहाँ पे 27 मोल है तो यहाँ पे भी 27 मोल्स ही होगा। चलिए अब ये कॉमन क्या है, NO कॉमन है ना, हाँ। अब देखिए NO2 का मोल अगर 2 है तो NO क्या है, 2 है। हमने फाइंड किया इस वाले रिएक्शन से NO2 का मोल 27, यानी कि देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल से कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 2 1 ये क्या है, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अगर ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल होगा और ये 1 मोल होगा, समझे ना। तो इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना। हमने निकाला ये 27 मोल ये NO2, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 27 मोल ही है ना, समझे कि नहीं। हम उल्टा चल रहे हैं इधर से, तो ये 27 मोल है तो ये क्या हो गया, ये भी 27 मोल हो गया, क्योंकि ये 2 मोल है तो ये 2 मोल होने वाला है। उस हिसाब से इस वाले रिएक्शन में चूंकि NO है तो वो भी 27 मोल होने वाला है। अगर ये 1 मोल होगा तो ये 4 मोल है ना। तो अगर ये 27 मोल है तो ये 27 इंटू 4, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे NH3 जो है वो अमाउंट में 4 इंटू 27, मतलब 4 7 28, 2 4 2 8 2 10, 4 7 28, 2 4 2 110, 108 मोल है। अब क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, वेट पूछा है, मोल इंटू मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो NH3 से, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन टफ नहीं होने वाला है, आप बात को समझो। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 85% दे देता, यहाँ पे 90% दे देता, यहाँ पे 80% दे देता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ से, यहाँ मैंने जब फाइंड किया था, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो यहाँ मैंने क्या फाइंड किया था कि ये 27 मोल है, तो 27 मोल के अकॉर्डिंग ये क्या बन रहा है, बन रहा है कितना 27 मोल, सॉरी ये 18 मोल है, तो उस 18 मोल के अकॉर्डिंग ये 27 बन रहा है। लेकिन 27 बनेगा नहीं, एक्चुअल में 27 का 85% ही बनेगा, समझे। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी आएगा मोल वो यहाँ पे ये वही होगा जो यहाँ मोल होगा। तो ये जो 2 है तो ये 2 है, तो ये जो आया हुआ है वही मोल यहाँ पे भी आने वाला है। नहीं, 90% आने वाला है, आप समझो, क्योंकि एल्ड परसेंट चेंज हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो चेंजेज हो रहे हैं वो इसके चलते हो रहा है क्योंकि इल्ड जो है ना यहाँ पे 85% था, मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 85% में बदल जाएगा,
होने वाला रहेगा 27 लेकिन उसका 85% ही आएगा। उसी तरह है ना, होने वाला है ये 2 का 2, यानी यहाँ अगर यहाँ पे जो भी मान लेते हैं अल्फा आया तो यहाँ अल्फा होगा, होता जब 100% रहता, लेकिन अल्फा का 90% ही आएगा। उसी तरह यहाँ पे 80% ही आएगा। तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके आसानी से आंसर ला सकते हो। थोड़ा सा फास्ट हो गया लेकिन ये ज़रूरी है ना। आप कैच करो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फास्ट कैच करने की कोशिश करो। ओके, धीरे धीरे हम थोड़ा और फास्ट बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार अब सब समझ में आ रहा है। कि जब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूँगा और आपको समझ में आने लगेगा, बिना आपके बताए हुए मैं कैलकुलेशन करूँगा, तब आप मतलब समझो कि आप उस लेवल पे पहुँच चुके हो कि एडवांस का कोई भी प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे द एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, हमारा टेलीग्राम लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का DPP लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।